हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव पराक्रम पर डिस्कशन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं कि स्वपोषित तथा परपोषियों के अंतर्गत किस प्रकार से पोषण होता है, किस प्रकार से श्वसन होता है तथा किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। आज हम लोगों को किस पर डिस्कशन करना है, तो आज हम लोगों को रुधिर परिसंचरण पर या परिसंचरण तंत्र पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो पिछले क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, उत्सर्जी पदार्थों को देख रहे थे, उत्सर्जी अंगों को देख रहे थे और किस प्रकार से उत्सर्जन का कार्य हो रहा है मानवों के अंतर्गत उसको देख रहे थे। उसके अंतर्गत एक चीज़ बताना छूट गया था, तो आज हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो यह मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन यानी मानव उत्सर्जन तंत्र है। इस मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि यह क्या होता है, ब्रिक होता है। यानी ब्रिक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं। इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि जो ब्रिक के अंतर्गत जो प्रकोष्ठ में अति कुंडलित अवस्था में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्रिकाणु कहते हैं। उसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। और सच पूछा जाए तो ब्रिक का जो क्रियात्मक तथा संरचनात्मक जो इकाई होता है वही होता है, यही क्या है, क्रियाशील है। यही क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को, जो रक्त के माध्यम से कुछ नाइट्रोजनी जो पदार्थ आते हैं, चाहे लवण की बात करें, चाहे नाइट्रोजनी पदार्थ की बात करें, चाहे आयन की बात करें, तो मुख्य रूप से नेफ्रॉन ही उसको क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद हम लोग देखे थे मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र जब बन करके आता है तो वहाँ पर संग्रहित होता रहता है, यह पेशीय ऊतक से बना हुआ होता है। और उसके बाद है मूत्र मार्ग। इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर हमको विशेष डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन हम लोगों को यह देखना है कि यह जो ब्रिक कहाँ पाए जाते हैं, कि मानव शरीर के अंतर्गत कहाँ पाए जाते हैं। ब्रिक यानी किडनी कहाँ पाया जाता है, तो मानवों के उदर गुहा में कशेरु दंड के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, तो ब्रिक पाए जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। इस किडनी की जो आकृति है, यानी इस ब्रिक का आकृति कैसा है, तो ब्रिक की आकृति सेम के बीज के समान है। लेकिन सेम का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन किडनी उतनी छोटी नहीं होती है। अगर किडनी की लंबाई की बात करें, यानी ब्रिक की लंबाई की बात करें, तो लगभग 10 सेंटीमीटर, अगर चौड़ाई की बात करें तो 6 सेंटीमीटर लगभग, तथा उसी प्रकार से अगर मोटाई की बात करें तो ब्रिक की मोटाई होता है 2.5 सेंटीमीटर लगभग। यह है हमारे जो ब्रिक होता है। ब्रिक का अब स्थिति है कि हमारे शरीर के अंतर्गत ब्रिक कहाँ पाया जाता है, तो ब्रिक हमारे उदर गुहा में कशेरु दंड के दोनों तरफ 2 ब्रिक पाए जाते हैं। अगर ब्रिक की आकृति की बात करें तो कैसे देखने में कैसे होते हैं, तो सेम के बीच के समान होते हैं। उनकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। चौड़ाई की बात किया जाए तो 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, तथा अगर मोटाई की बात किया जाए तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर यह क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इसके अंतर्गत यही छूट गया था, इसको बताना था। सपोज कीजिए कि कभी मनुष्यों के अंतर्गत अक्सर यह होता है कि आप सुनते हैं कि किडनी खराब हो गया है, यानी चाहे ऑयली भोजन करने से, चाहे स्पाइसी भोजन करने से, चाहे ज़्यादा अल्कोहल लेने के कारण कभी कभी क्या होता है,
किडनी खराब हो जाती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, कुछ लवण है, कुछ आयन है, इसके उत्सर्जन का काम, छानने का काम किसके द्वारा होता है? क्योंकि किडनी क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। तो उसके लिए कृत्रिम उत्सर्जन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो अपोहम कहा जाता है, अपोहन कहा जाता है। इसी को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य में किडनी खराब हो जाती है तो किडनी खराब होने के कारण जो रुधिर में जैव प्रक्रिया के दौरान कुछ जो हानिकारक वर्ज्य पदार्थ का जो निर्माण हो रहा है वह बाहर कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए कृत्रिम उत्सर्जन यंत्र का प्रयोग किया जाता है और उस प्रक्रिया को ही हम लोग अपोहन के नाम से जानते हैं और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। और इस डायलिसिस के द्वारा जो हमारे रुधिर के अंतर्गत जो वर्ज्य हानिकारक पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। यह कब होता है? तो जब हमारी किडनी यानी वृक्क खराब हो जाता है, तब इस प्रकार की प्रक्रिया की जरूरत होता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषियों के अंतर्गत किस प्रकार से उत्सर्जन का कार्य होता है? तो जो स्वपोषी होते हैं उनके अंतर्गत भी कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, उनके अंतर्गत भी जैव प्रक्रियाएं होती हैं। उस जैव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि जो स्वपोषी यानी कि पादप होते हैं, पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनके पृष्ठ भाग पर तमाम तरह के छिद्र पाए जाते हैं। आप पत्ती को एक बार पृष्ठ भाग यानी कि पीछे के भाग को पलट कर देखेंगे तो खुरदरा दिखाई देता है। वह खुरदरा क्यों दिखाई देता है? यह तमाम तरह के जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और उन्हीं रंध्रों के माध्यम से चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें चाहे ऑक्सीजन की बात करें, यह क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित भी करता है तथा ऑक्सीजन को भी उत्सर्जित करता है। अब कहेंगे कि यह जो ऑक्सीजन है तो उसके अंतर्गत यानी कि पौधों के अंतर्गत जो ऑक्सीजन होता है वह भी एक उत्सर्जित पदार्थ होता है। क्योंकि जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि कुछ जल ग्लूकोज बनता है, कुछ जल का निर्माण होता है तथा एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वह ऑक्सीजन भी क्या होता है? बाहर निकलता रहता है। यही नहीं, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो जल क्या होता है? वाष्प बनकर इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होता रहता है? उत्सर्जित होता रहता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो पादप होते हैं, पादपों का जो निर्माण हुआ है वह पादपों की जो संरचना होती है उसमें विभिन्न प्रकार की मृत कोशिकाएं भी शामिल होती हैं और वह पादपों का कुछ उत्सर्जी पदार्थ उन मृत कोशिकाओं में भी संचित होता है। यही नहीं, जो हम पादपों की कोशिकाओं का जो अध्ययन किए हैं तो कोशिकाओं के अंतर्गत हम लोग देखे हैं कि बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो पादपों के अंतर्गत कुछ रिक्तिकाओं ऐसी होती हैं जिसके अंतर्गत पादपों के द्वारा हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों का क्या होता रहता है? उसमें संग्रहित होती रहती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे पत्तों की बात करें तो पत्तों के अंतर्गत भी कुछ हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ जमा होता है, जिसके चलते यह पत्ता क्या हो जाते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं और अंततः वह क्या हो जाते हैं? सूख करके नीचे गिर जाते हैं। कुछ जो पदार्थ हैं वह जैसे रेजिन की बात करें चाहे गोंद की बात करें, वह क्या होते हैं? वह पादपों के रिक्तिकाओं के अंतर्गत वह संग्रहित रहते हैं। और इस प्रकार से पादपों के अंतर्गत भी क्या होता है? जो स्वपोषी हैं उनके अंतर्गत भी जैव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है जिनका उत्सर्जन आवश्यक होता है, उनका भी उत्सर्जन होता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो पादप होते हैं उनके जड़ के रोमों के द्वारा मृदा में घुलित कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से पादपों के अंतर्गत यानी स्वपोषियों के अंतर्गत उत्सर्जन का कार्य होता है।
हम लोग आज के जो टॉपिक है रुधिर परिसंचरण को देखते हैं कि रुधिर परिसंचरण क्या है। रुधिर परिसंचरण तो सामान्य रूप से यदि बात करें कि रुधिर परिसंचरण क्या है, तो रुधिर का हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है उसे ही हम लोग रुधिर परिसंचरण के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत रुधिर एक चक्र पूरा कितने समय में कर लेता है, तो एक चक्र 25 सेकेंड में कर लेता है। 25 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और उसी जो रुधिर का वही जो चक्कर करने की यानी कि पूरे शरीर में घूमने की प्रक्रिया को ही परिसंचरण के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसको हमें लिखना रहे कि परिसंचरण क्या है, परिसंचरण क्या है या परिसंचरण किसे कहते हैं, या रुधिर परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, रुधिर परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको विषय में भी जान लेते हैं। क्योंकि हम बताए हैं कि जो भी नोट्स के रूप में देना है वह लिख करके नोट्स नहीं देते हैं, बल्कि इसी पर लिख देते हैं और आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो जीवों के शरीर में जैव प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ कहते हैं इसको, अवशोषित पोषक पदार्थ एंजाइम हार्मोन्स तथा वर्ज्य हानिकारक, इसी को कहते हैं हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को अंगों, ऊतकों तथा कोशिकाओं तक आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही परिसंचरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न तंत्र यानी अंग भाग लेते हैं, इसलिए इसे परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। यह परिसंचरण का कार्य जीवों के शरीर में रुधिर
तथा लसिका के द्वारा होता है। यानी हमने कहा कि साधारण रूप से यदि कहे तो हमारे शरीर में जो रक्त है, जो मूवमेंट कर रहा है, पूरे शरीर में क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे शरीर में रक्त एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है, तो एक चक्कर 25 सेकंड में पूरा कर लेता है, और उसी को हम लोग परिसंचरण के नाम से जानते हैं। लेकिन परिसंचरण वास्तव में क्या होता है, तो जीवों के शरीर में जैव प्रक्रिया के दौरान, चाहे जैव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए या जैव प्रक्रिया के दौरान, तो जैव प्रक्रिया को संचालन करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आवश्यक है ऑक्सीजन। उसके बाद हम जानते हैं कि अवशोषित भोज्य पदार्थ, चाहे एंजाइम्स की बात करें चाहे हार्मोन्स की बात करें, और जैव प्रक्रिया के दौरान ही जब जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसके दौरान विभिन्न प्रकार की जो ऑक्सीजन की बात कुछ गैसों की बात करें, चाहे नाइट्रोजनी पदार्थों की बात करें, उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है। और उसको भी क्या करते हैं, शरीर के जीवों के शरीर में अंगों, कोशिकाओं तथा ऊतकों तक ले जाने और ले आने का कार्य जो होता है, उसी को हम लोग परिसंचरण के नाम से जानते हैं। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कार्य रुधिर यानी रक्त तथा लसिका के द्वारा किया जाता है। रुधिर और लसिका को हम लोग यहाँ पर चूंकि पढ़ाने लगेंगे तो 1-2 क्लास और हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि 9th क्लास में हम लोग रुधिर तथा लसिका को विस्तृत रूप में पढ़े हुए हैं और उसके विषय में कुछ जानते हैं। तो इसके विषय में यहाँ पर यानी कि इस 10th क्लास के अंतर्गत इस पर कोई विशेष प्रकार का क्वेश्चन न तो पूछा है और ना ही टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि रुधिर यानी रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। हम लोग जो ऊतक का अध्ययन कर रहे थे, तो ऊतक के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि ऊतक क्या होता है, उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। तो यह तमाम तरह के जो ऊतक हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत यानी संयोजी ऊतक के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि कुछ ऊतक क्या होते हैं, तरल संयोजी ऊतक होते हैं। और उस तरल संयोजी ऊतक में कौन कौन से होते हैं, तो रुधिर तथा लसिका। और रुधिर तथा लसिका का कार्य क्या होता है, तो रुधिर तथा लसिका क्या कार्य करते हैं, तो ऑक्सीजन, जैसे गैसों की बात करें तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे अवशोषित पोषक यानी कि हम लोग जो पोषण जब हम लोग देख रहे थे, तो फाइनली जो चाहे अमीनो अम्ल की बात करें, चाहे ग्लूकोज की बात करें, चाहे वसीय अम्ल की बात करें, चाहे ग्लिसरॉल की बात करें, तो यह जो अवशोषण का कार्य हमारे छोटी आंत के रसांकुर के द्वारा किया गया, वह हमारी कोशिकाओं तक, हमारी ऊतकों तक कौन परिवहन करता है, तो उसको परिवहन हमारी रुधिर तथा लसिकाएं करती हैं। तो यही कारण है कि जो अवशोषित पदार्थ हैं उसको क्या करती हैं, पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। और तथा जैव प्रक्रम के दौरान जो भी वर्ज्य हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का भी काम इसी रुधिर तथा लसिका के द्वारा किया जाता है। और पूरे शरीर में इनके आवागमन यानी कि पूरे शरीर में दौड़ने या चक्कर करने की प्रक्रिया को ही हम लोग परिसंचरण के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग रुधिर परिसंचरण भी कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त जीवों के शरीर में कितने प्रकार का परिसंचरण होता है, तो सामान्यतः इसके विषय में 10th क्लास के अंतर्गत चर्चा नहीं किया है, लेकिन 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। तो इसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा उसके विषय में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, तो परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बंद परिसंचरण तथा दूसरा होता है खुला परिसंचरण। जो हम लोग जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा को पढ़े होंगे, आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का।
अब इस संघ के जितने भी जीव होते हैं उनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, यानी उनके अंतर्गत रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। हृदय पंप करता है, लेकिन वह रुधिर वाहिकाओं के द्वारा जो रक्त होता है वह कोटरों में या उनके उदर में जमा होता है तथा वह डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, हृदय में पहुँचता है। हृदय उसको अवशोषित करता है और पुनः रुधिर वाहिकाओं के द्वारा उदर गुहा में आकर के कलेक्ट होता है, और यही कारण है कि इसको खुला परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन बंद परिसंचरण की बात करें तो एनेलिडा तथा स्तनधारी जितने भी प्राणी होते हैं उसके अंतर्गत बंद परिसंचरण होता है, क्योंकि इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं और वह रुधिर वाहिकाओं के द्वारा इसके अंतर्गत परिसंचरण होता है, और इसको बंद परिसंचरण के नाम से जानते हैं। यानी कि परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, तो परिसंचरण दो प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तथा खुला परिसंचरण। अब इसके अतिरिक्त परिसंचरण के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा रुधिर, लसिका तथा उसको पंप करने के लिए एक हृदय होता है। यानी कि रुधिर बात करें तो रुधिर मुख्य रूप से तथा हृदय यानी हार्ट, यानी ब्लड और हृदय यानी हार्ट। अब रुधिर जो हमारे शरीर में मूवमेंट करता है तो वह किसके माध्यम से करता है, तो विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। वह कितने प्रकार की होती हैं, तो रुधिर वाहिनियां, अगर रुधिर वाहिनियों की बात करें तो वह कितने प्रकार की होती हैं, तो रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हार्ट को जब हम लोग देखेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, कैसे रक्त को पंप करता है, तो उसके दौरान यह चीजें आएंगी। इसीलिए हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं कि रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, धमनी, दूसरा होता है शिरा और तीसरा होता है केशिकाएं। यानी कि रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा तथा केशिकाएं। लेकिन इससे पहले हम लोग यह जानते हैं, इस पीछे वाले वीडियो में भी मैंने आपसे इस पर डिस्कशन किया था कि जो रक्त होता है उस रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त किसको कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। यानी इसका दूसरा भी नाम है, यानी कि शुद्ध रक्त को ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं, रुधिर या रक्त कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको बी ऑक्सीजनित रुधिर कहा जाता है। इस चूंकि एनसीईआरटी के अंतर्गत इसको इस्तेमाल किया है, तो यहां पर जान लीजिए कि ऑक्सीजनित रुधिर किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग ऑक्सीजनित रुधिर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस रुधिर में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि रुधिर क्या होता है, केशिकाओं के माध्यम से होते हुए वह कोशिका तक जाता है, और कोशिका क्या करती है, कोशिकाएं उसके ऑक्सीजन जो श्वसन वर्णक होता है, जो श्वसन वर्णक कौन होता है, तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं के पास जाकर के वहां पर ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वह खंडित हो जाते हैं, और हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन को क्या कर रहती है, विषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन के अणु हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अब बचा क्या रह जाता है, हीमोग्लोबिन। तो जब वहां से कुछ
कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होते हैं वह आकर के हमारे रक्त में मिल जाते हैं और वह क्या हो जाते हैं, वह रक्त अशुद्ध हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है और इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है। तो ऑक्सीजनित रक्त यानी जिस रक्त के अंतर्गत, जिस रुधिर के अंतर्गत ऑक्सीजन है उसे ऑक्सीजनित रुधिर कहा जाता है तथा जिस रुधिर के अंतर्गत ऑक्सीजन नहीं है उसको बी ऑक्सीजनित रुधिर कहा जाता है। अब यहां पर देखिए कि जो रुधिर वाहिकाओं की बात हो रही थी, तो रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धमनी, शिरा तथा केशिकाएं। अब जो धमनियां होती हैं यह भी क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक को सामान्य धमनी ही बोला जाता है और एक को क्या बोला जाता है, तो फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से शिराएं जो होती हैं, एक को सामान्य शिरा बोला जाता है, सामान्य शिरा बोला जाता है तथा दूसरे को फुफ्फुस शिरा बोला जाता है। अब देखिए, यानी कि धमनी जो रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत यह धमनी है। धमनी भी 2 प्रकार की होती है, ए यानी सामान्य धमनी, बी फुफ्फुस धमनी। उसी प्रकार से शिरा भी 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य जो शिरा होता है उसको शिरा ही बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा यानी बी। अब इसमें अंतर क्या है कि जो धमनी होता है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करता है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होता है, तो धमनियों के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि धमनी क्या करता है, तो शुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन धमनियों के द्वारा होता है। लेकिन फुफ्फुस जो धमनी है उल्टा काम करती है। कैसे करती है, जब हम लोग हृदय कार्य को देखेंगे, चित्र बनाकर जब समझेंगे तो उसके दौरान हम लोग देखेंगे। तो फुफ्फुस धमनी किस प्रकार के रुधिर का परिसंचरण करती है, तो अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है, यानी बी ऑक्सीजनित रुधिर का परिसंचरण करती है। ठीक इसी प्रकार से शिरा के विषय में हम लोग जानते हैं कि शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। इसका मतलब है कि बी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करता है। लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होता है वह फुफ्फुस शिरा किसका परिवहन करता है, शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि जब फुफ्फुस के पास जो शिराएं होती हैं, चाहे धमनियां होती हैं, वह क्या करती हैं, उल्टा काम करती हैं। यानी कि फुफ्फुस धमनी क्या करती है, तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी कि बी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करती है। ठीक उसी प्रकार से जो फुफ्फुस शिरा होता है वह कहाँ होता है, हम चित्र बनाकर उसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले यह जानिए कि यह होता क्या चीज़ है। यानी कि फुफ्फुस शिरा जो होता है वह भी क्या काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन कर रहा है। जो केशिकाएं होती हैं वह केशिकाएं क्या होती हैं, महीन धागेनुमा संरचना होती है तथा वह पारगम्य होती हैं। किसके लिए, तो जल में घुलनशील पदार्थों के लिए, विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए तथा अवशोषित भोज्य पदार्थों के लिए पारगम्य माध्यम का काम करती है, जो कि केशिकाएं जो होती हैं वह कोशिका तक पहुंचती हैं। उसका अगर हम व्यास की बात करें तो कितनी पतली हो जाती हैं, तो हमारे जो बाल हैं, बाल के सदृश पतली हो जाती हैं और केशिकाओं का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो कि क्या होती हैं, वह कहाँ तक पहुँचती हैं, तो वह हमारी कोशिकाओं तक पहुँचती हैं। और कोशिकाओं के अंतर्गत चाहे अवशोषित पोषक पदार्थों की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे हार्मोन्स की बात करें, चाहे एंजाइम्स की बात करें, वह क्या करती हैं, वह कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती हैं। तथा जो कोशिका के अंतर्गत जो जैव प्रक्रम होता है, जैव प्रक्रियाएं होती हैं, उसके दौरान जो उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, वर्ज्य होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको भी वह क्या कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। और उत्सर्जी अंग हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्सर्जी अंग के अंतर्गत लाया जाता है। और उत्सर्जी अंग क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है और मूत्र के माध्यम से कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ, लवण तथा जल बाहर निकल जाता है। तो हम लोग उसको देखेंगे। तो यह केशिकाएं हुआ और यह हुआ तो
ये रुधिर वाहिकाएं हो गई। अब इसके अंतर्गत एक बचता है हृदय। तो हृदय क्या है? तो हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? तो एक पेशीय अंग है, पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है जो विशेष प्रकार के हृदय पेशी से, जो हम लोग पेशीय ऊतक जो 9th क्लास में पढ़े थे कि ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं तथा हृदय पेशी होता है। ये पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी तथा हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होती है? एक विशेष प्रकार की जो पेशी होता है जिसका निर्माण किसका हुआ है? उससे निर्माण हृदय के हुआ है। यानी जो विशेष प्रकार के हृदय पेशियों से निर्मित होता है। इसका कार्य, यानी हृदय का क्या कार्य है? तो हृदय का कार्य रक्त को पंप करना है। हृदय के अंतर्गत आवर्ती स्पंदन होता है तथा रक्त हमारे शरीर के अंगों, ऊतकों तथा कोशिकाओं तक नियमित रूप से संचरित होते हैं या परिवहित होते हैं, कह देते हैं परिवहित होते हैं। यानी हृदय क्या है? तो हृदय पेशीय अंग है। यह किससे निर्मित है? तो हृदय पेशी ऊतक से निर्मित है। हृदय पेशी ऊतक से निर्मित है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त को पंप करना। और यह रक्त को पंप कैसे करता है? तो हृदय के अंतर्गत आवर्ती स्पंदन होता है। अब आवर्ती स्पंदन के अंतर्गत क्या होता है? तो एक बार, यानी हृदय क्या होता है? फैलता है और एक बार सिकुड़ता है। यानी कि उसके अंतर्गत प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन होता है। और एक बार प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन को ही हम लोग एक स्पंदन के नाम से जानते हैं। स्वस्थ शरीर के, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के अंतर्गत 1 मिनट में कितनी बार? तो 72 बार आवर्ती स्पंदन होता है। यानी कि हमारा हृदय कितनी बार, इसको सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो क्या कहा जाता है कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार? 72 बार। तो इसी को, यह क्या है? तो आवर्ती स्पंदन है। यानी कि उसके अंतर्गत हमारा हृदय क्या होता है? फूलता है, पचकता है, यानी कि फैलता है और सिकुड़ता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती स्पंदन कहते हैं। और एक स्पंदन के अंतर्गत एक बार हृदय क्या होता है? प्रकुंचन होता है और एक बार अनुशीतलन होता है। यानी कि एक बार वह फैलता है और एक बार सिकुड़ता है। और यह 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो 1 मिनट में यह 72 बार होता है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे शरीर में रक्त एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो एक चक्कर 25 सेकेंड में पूरा कर लेता है। अगर हम मानवों की बात करें तो मानवों के शरीर के अंतर्गत, यानी हृदय जो होता है वह 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि
कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वह 2 प्रकोष्ठों वाला होता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका जो हृदय होता है वह 3 प्रकोष्ठों वाला होता है। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका हृदय जो होता है 4 प्रकोष्ठों वाला होता है। अगर हम मछलियों की बात करें, नंबर 1 मछलियों की बात करें, मछलियों की बात करें तो मछलियों का जो हृदय होता है वह 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, प्रकोष्ठ वाला होता है, यानी कि कितने, आलिंद तथा निलय, 2 प्रकोष्ठ। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें तो उभयचर की बात करें तथा सरीसृप की बात करें, दूसरा सरीसृप की बात करें, लेकिन मगरमच्छ को छोड़ करके, मगरमच्छ को छोड़ करके यह इसमें शामिल है। इनके अंतर्गत जो हृदय होता है वह 3 बेसमी होता है, यानी कि 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर तीसरी की बात करें तो मगरमच्छ, मगरमच्छ, पंछी, पंछी तथा स्तनधारी, स्तनधारी का जो हृदय होता है वह कितने प्रकोष्ठों वाला होता है, तो वह उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि 2 निलय होता है, 2 निलय होता है तथा 2 आलिंद होता है। एक को हम लोग बायां निलय तथा हम लोग एक को बायां आलिंद कहते हैं तथा दूसरे को हम लोग दायां निलय तथा दायां आलिंद के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारे, यानी कि हृदय में जो प्रकोष्ठों की अगर संख्या की बात करें तो जो मछलियां होती हैं, मछलियों का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वह 2 प्रकोष्ठों वाला होता है, उसमें केवल आलिंद, 1 आलिंद और 1 निलय होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर उभयचर की बात करें, जितने भी उभयचर होते हैं चाहे सरीसृप होता है, केवल मगरमच्छ को छोड़ करके, क्योंकि मगरमच्छ के अंतर्गत जो हृदय होता है वह 4 प्रकोष्ठों वाला होता है। इनके अंतर्गत क्या होता है, तो जो हृदय होता है वह 3 प्रकोष्ठों वाला होता है। अगर हम मगरमच्छ की बात करें, पंछी की बात करें, जितने भी उड़ने वाली जो पंछियां हैं उनकी बात करें, चाहे स्तनधारी की बात करें, इनके अंतर्गत जो हृदय होता है वह 4 प्रकोष्ठ वाला होता है, यानी कि उनके अंतर्गत 2 निलय होता है तथा 2 आलिंद होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम मानव परिसंचरण तंत्र का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि यह क्या है, यह हार्ट है, यानी हृदय है। हम जानते हैं कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, चाहे पंछी होता है, उसमें जो हृदय होता है वह 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है, 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है। और मानव भी क्या है, वह भी स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका भी हृदय 4 प्रकोष्ठों में बटा हुआ है। जो हृदय है, हृदय का में एक भित्ति पाई जाती है, इसको लिखा होगा भित्ति, भित्ति वह हृदय को 2 भागों में बांटती है, एक को हम लोग बायां तथा एक को हम लोग दायां कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि बाएं के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो बाएं के अंतर्गत एक होता है बायां आलिंद, आलिंद, और एक होता है बायां निलय, बायां निलय। ठीक उसी प्रकार से जो दाहिने साइड में होता है उसके अंतर्गत भी एक होता है दायां आलिंद और एक होता है दायां निलय। यानी ठीक हम देखेंगे तो यह जो हमारा अगर हार्ट की बात करें तो हमारा जो हार्ट है वह 4 प्रकोष्ठों वाला है और एक
भीतर से यानी हृदय के अंतर्गत एक भित्ति पाई जाती है जो कि हृदय को दो भागों में बांटती है। एक को हम लोग बायां तथा दूसरे को दायां कहते हैं। अब बायां के अंतर्गत दो प्रकोष्ठ होता है, यानी एक आलिंद और एक निलय। उसी प्रकार से दायां के दाहिने तरफ वहां उस तरफ भी क्या होता है, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायां आलिंद बायां निलय। ठीक उसी प्रकार से दायां आलिंद और दायां निलय। हम जानते हैं इसके चित्र के अंतर्गत जितने भी नीले रंग से दिखाया गया है वह क्या है, वह अशुद्ध रक्त का परिवहन है, अशुद्ध रक्त का परिवहन है। यानी अगर हम इसके पहले जो चर्चा कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वह रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा तथा केशिकाएं। धमनियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक सामान्य धमनी होती है तथा दूसरा फुफ्फुस धमनी होती है। जो सामान्य धमनी होता है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होता है वह अशुद्ध रक्त को परिवहित करती है। ठीक उसी प्रकार से जो शिराएं होती हैं, शिराएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक सामान्य शिरा होता है जो कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि जो फुफ्फुस शिरा होता है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यानी कि फुफ्फुस धमनी तथा फुफ्फुस शिरा के अंतर्गत उल्टा कार्य होता है। तो यहां पर देखिए यह क्या है, फुफ्फुस धमनी है। यह रक्त को कहां लेकर के जाती है, तो फुफ्फुस में लेकर के जाती है, यानी फेफड़ा में लेकर के जाती है। किसके लिए, तो शुद्ध होने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के लिए जाती है। ठीक इसी प्रकार से यह क्या है, यह भी फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी है। यह रक्त को कहां लेकर के आ रही है, तो फेफड़े में लेकर के आ रही है, यानी फुफ्फुस में लेकर के आ रही हैं। किसके लिए, तो रक्त को शुद्ध होने के लिए, यानी ऑक्सीजन के लिए। अब इसके अंतर्गत देखिए ये जो क्या होती हैं, ये शिराएं होती हैं। जब हृदय के द्वारा रक्त शुद्ध हो जाता है तो वह किसके द्वारा, तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहां ले जाया जाता है, तो बायां आलिंद में ले जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो बायां फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा है, वह रक्त को कहां लेकर के जाता है, तो वह भी रक्त को देखिए यहां से रक्त लेकर के बायां आलिंद में लेकर के जाता है। अब इसका कार्य देखिए, ये क्या है, ये धमनी है, ये धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और यह है शिरा जिससे अशुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है। यह जो ऊपर का पार्ट है यह शरीर के ऊपरी सिरे हैं, ऊपरी सिरा है, और यह शरीर का निचला सिरा है, निचला सिरा है। यह क्या है, तो यह केशिकाएं हैं, क्योंकि धमनियां किस में परिवर्तित हो जाती है, महीन धागे नुमा पतली बन जाती है, तो वह क्या बन जाती है, केशिकाएं बन जाती हैं। केशिकाएं, ये क्या है, केशिकाएं हैं जो कहां तक जुड़ी हैं, तो शरीर की कोशिकाओं से जुड़ी हैं। उसके बाद यह शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह कोशिका रुधिर से ऑक्सीजन क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और ऑक्सीजन अवशोषित करने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद यह कहां पहुंचता है, तो शिराएं भी क्या होती हैं, यह लघु शिरा है, लघु शिरा बोलते हैं, जो कि पतली होती है। और वही पतली जो वाहिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं, चौड़ी होकर के किस में परिवर्तित हो जाती हैं, शिरा में परिवर्तित होती हैं। और यह शिरा किसका परिवहन कर रहा है, तो शिरा अशुद्ध रक्त यानी कि बी ऑक्सीकृत रक्त को कहां लेकर के आता है, तो दायां आलिंद में लेकर के आता है। यानी इसको संपूर्ण रूप से समझिए कि
हमारा जो हृदय है वह क्या कार्य करता है, तो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से अगर आप लोग के घर में कूलर लगा होगा तो कूलर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक पंप लगा होता है, एक टुल्लू लगा होता है। वह क्या करता है, वह पाइप के द्वारा वह घास को भिगोने के लिए पानी लेकर के जाता है और वह पानी क्या होता है, धीरे धीरे छन करके टैंक में आता है और वह टैंक का पानी पुनः पंप उठा करके पुनः ऊपर पहुंचाता है और यह क्या होता रहता है, चक्र चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंतर्गत जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंतर्गत जो हृदय है, हृदय क्या कार्य करता है, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत रक्त का पंप कैसे होता है, तो इसके अंतर्गत जो धमनियां होती हैं, यानी कि जो इसके अंतर्गत हम अभी बता रहे थे कि आवर्ती स्पंदन होता है, स्पंदन होता है। और हृदय सामान्य अगर स्वस्थ व्यक्ति के हृदय स्पंदन की बात करें तो 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। यानी एक स्पंदन के अंतर्गत क्या होता है, तो एक बार हृदय प्रकुंचन होता है तथा एक बार अनुशीथलन होता है, शिथिलन होता है। यानी कि एक बार वह क्या होता है, फैलता है तथा एक बार सिकुड़ता है। अब इसके अंतर्गत देखिए होता क्या है कि जब जो शुद्ध रक्त है वह शुद्ध रक्त यानी कि फेफड़े से फुफ्फुस शिरा के द्वारा जब दायां आलिंद में लाया जाता है, दायां आलिंद में ले जाया जाता है। ये देखिए दायां आलिंद, यह क्या है, फुफ्फुस शिरा है। यह कहाँ लेकर जा रहा है रक्त को, यह शुद्ध रक्त है और बायां आलिंद में लेकर के जा रहा है। उसी प्रकार से फुफ्फुस शिरा जो बाएं तरफ की फुफ्फुस यानी फेफड़ा होता है उससे शुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के जाता है, तो वह भी बायां आलिंद में लेकर के जाता है। और आलिंद क्या होता है, जब फैलता है तो वह क्या कर लेता है, वह शुद्ध रक्त को अवशोषित कर लेता है, यानी शुद्ध रक्त अपने अंदर भर लेता है। और जब पिचकता है यानी सिकुड़ता है तो यानी अनुशीथलन होता है तो वह रक्त कहाँ आ जाता है, नीले क्या हो जाता है, फैल जाता है। यानी यह जब सिकुड़ता है, आलिंद जब सिकुड़ता है तो नीले क्या होता है, फैल जाता है। और जब नीले सिकुड़ता है तो आलिंद क्या हो जाता है, फैल जाता है। यानी यह क्या होता रहता है, आवर्ती रूप से इसके अंतर्गत स्पंदन होता रहता है। और यह क्या हो रहा है कि जो शुद्ध रक्त है जब आलिंद सिकुड़ता है तो वह नीले जब फैलता है तो इसके अंतर्गत स्थानांतरित हो जाता है। और पुनः जब नीले सिकुड़ता है तो उसके अंतर्गत जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, वह धमनियों के द्वारा वह कहाँ पहुँचता है, हमारी कोशिकाओं तक, हमारी ऊतक तक पहुँचता है। यानी यह ऊपर पहुँचा और यह क्या हो गया, नीचे पहुँच रहा है, हमारी ऊतक तक पहुँचता है। और केशिकाओं के माध्यम से ये जो केशिकाएं हैं इसके माध्यम से वह कहाँ चला जाता है, कोशिका के पास चला जाता है। और चूंकि केशिका क्या होती हैं, केशिका पारिगम्य होती है, जिसमें से जो अवशोषित पोषक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन हैं, चाहे पानी में घुलनशील अन्य जो पदार्थ हैं, वह क्या होता है, उस कोशिकाओं से और केशिकाओं में आदान प्रदान होता रहता है। अब यहाँ पर जब रुधिर आता है तो इसमें से कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित तो तमाम तरह की चीज़ों को करती हैं, चाहे ये अवशोषित भोजन है वह भी कोशिकाओं अपना क्या कर लेती हैं, विसरण के द्वारा कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। चाहे जो भी एंजाइम्स की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, कोशिकाओं में विसरण के द्वारा कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य में शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन सोख लिया जाता है, ऑक्सीजन विसरण के द्वारा कोशिकाओं के अंतर्गत प्रवेश कर जाता है, तो जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कि क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग बैगनी रंग का हो जाता है। तो इसीलिए हमने नीले रंग से जो दिखाया है उसको अशुद्ध रक्त के लिए दिखाया है। अशुद्ध रक्त किस प्रकार का हो जाता है, तो बैंगनी रंग का हो जाता है। और यह किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा, क्योंकि यह जो लघु शिरा होती है, लघु शिरा क्या होती है, चौड़ी होकर के शिरा में परिवर्तित होती है और उसको कहाँ लेकर के आती है, दायां
आलिंद में लाती हैं, दायां आलिंद में लाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से नीचे से, यहाँ से जो लघु शिराएं होती हैं वह लघु शिराएं चौड़ी होकर के शिरा में परिवर्तित होती हैं और यह शिराएं क्या करती हैं, यह अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के पहुँचती हैं, तो दायां आलिंद में लेकर के पहुँचती हैं। और जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तो वह रक्त फुसफुस धमनियों के द्वारा, यह फुसफुस धमनियों के द्वारा, यह क्या है, यह फुसफुस धमनियां हैं, यह फुसफुस धमनियों के द्वारा कहाँ आता है, फेफड़े के पास आता है। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा इसमें ऑक्सीजन को रिलीज करता है, यानी कि ऑक्सीजन को घोल देता है और उसके बाद वह किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो यह फुसफुस शिरा के द्वारा जो शुद्ध रक्त है पुनः आलिंद में आ जाता है। और इस तरह से यह प्रक्रिया शरीर के अंतर्गत आजीवन चलता रहता है, क्योंकि इसका बंद होने का अर्थ है कि मनुष्य की मृत्यु हो गई, या किसी भी जीव के अंतर्गत अगर हृदय स्पंदन करना बंद कर दिया, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मृत्यु। तो इस प्रकार से यह आजीवन इस प्रकार से चलता रहता है। और इस रक्त को एक चक्कर लगाने में अभी हमने बताया था कि 25 सेकेंड का समय लगता है। और मनुष्य का हृदय, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार स्पंदित होता है, तो 72 बार स्पंदित होता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसके अंतर्गत जो बहुविकल्पी का एक प्रश्न पूछा है कि अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में संग्रहित होता है या हृदय के किस भाग में पहुंचता है, तो देखिए ये दाहिने भाग में पहुंचता है, जबकि शुद्ध रक्त कहां पहुंचता है, तो बायां भाग में पहुंचता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बायां आलिंद है तथा बायां निलय है वह शुद्ध रक्त से संबंधित है, जबकि दायां जो आलिंद है, दायां निलय है, वह किससे संबंधित है, तो अशुद्ध रक्त से संबंधित है। और इसी प्रकार से मानव का हृदय कार्य करता रहता है और यही है मानव परिसंचरण तंत्र। तो मानव परिसंचरण तंत्र के बाद यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वपोषियों के अंतर्गत परिसंचरण का कार्य कैसे होता है। तो स्वपोषी यानी कि पादप के अंतर्गत जो परिवहन का काम होता है उसके लिए वह उसके पास 2 तंत्र होते हैं, जाइलम तथा दूसरा होता है फ्लोएम। पादपों के अंतर्गत यानी कि पौधों के अंतर्गत जो परिवहन का काम होता है इसी जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम किस चीज का परिवहन करता है, तो जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। ठीक उसी प्रकार से फ्लोएम किसका करता है, तो संश्लेषित भोजन का, संश्लेषित भोजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। अब पादपों के अंतर्गत होता क्या है कि जैसे कि यह पादप हुआ, ये जड़ें हुई, पादपों के अंतर्गत जो जाइलम होता है वह जाइलम कार्य क्या करता है, तो पादपों के अंतर्गत जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंतर्गत रोम होते हैं, रोम होते हैं। यह रोम क्या होते हैं, मिट्टी के कण से लगे होते हैं और उस मिट्टी के कण में पाए जाने वाले यानी कि मृदा में पाए जाने वाले जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और उस अवशोषित जल तथा खनिज लवण को क्या करते हैं, एक दिशीय प्रवाह यानी कि परिवहन के जाइलम के अंतर्गत किस प्रकार का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। वह कहाँ तक ले जाते हैं, वह जो सामान्य रूप से यदि हम कहें तो पौधों के पत्तियों तक ले जाते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि पादपों के जितने भी हरे भाग हैं, हरे भाग के अंतर्गत क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और यदि क्लोरोफिल है तो वहाँ पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तथा वह भी भोजन का यानी कि भोजन के संश्लेषण का कार्य करेगा। लेकिन हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि पत्तियों में पौधों का भोजन
यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भोजन का संश्लेषण होता है, भोजन बनता है। तो यह कहाँ तक ले जाता है? पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत यानी जाइलम के अंतर्गत जो परिवहन होता है वह एक दिशीय प्रवाह के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत कौन सा बल लगता है, किस बल के कारण यह ऊपर की तरफ यानी कि जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल के कारण, खिंचाव बल के कारण। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल क्या होता है? जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है, यानी कि उसके रंध्रों से निकलता रहता है। और इसी के द्वारा यानी यही बल जो क्या कार्य करता है और जिसके द्वारा जाइलम जल तथा खनिज लवण को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और यह यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। और इस तरह से जो ये पत्तियां क्या होती हैं? भोजन का संश्लेषण करती हैं, संश्लेषण करती हैं। किसका? भोजन का। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो भोजन का संश्लेषण जब हो जाता है तो संश्लेषित भोजन को पादपों के विभिन्न अंगों तक परिवहन करने का काम कौन करता है? तो यह परिवहन करने का काम फ्लोएम करता है। यानी फ्लोएम क्या करता है? पादपों के विभिन्न भागों में यानी कि सभी भागों में संश्लेषित भोजन को पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसके अंतर्गत यानी फ्लोएम के अंतर्गत जो प्रवाह होता है वह सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होता है। यानी यह फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों से जब भोजन बन जाता है तो वह पादपों के सभी भागों में, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे शाखाएं हो, वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह हुआ जाइलम तथा फ्लोएम। और इसी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पादपों के अंतर्गत परिवहन यानी परिसंचरण का कार्य होता है। तो इस प्रकार से यह यहाँ से कभी कभी बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसके अंतर्गत शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। वस्तुतः हम लोग 9th क्लास के अंतर्गत भी जाइलम और फ्लोएम को पढ़े हुए थे। पादप ऊतक के अंतर्गत यहाँ पर भी थोड़े से में हमने पढ़ाने का कोशिश किया है। तो इस प्रकार से आज यह लेसन यानी कि जैव पराक्रम का लेसन समाप्त हो जाता है। हम लोग अगले दिन मिलते हैं, तो अगले लेसन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।